बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है टाइफाइड फीवर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, किस तरह ये हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करके हम इससे बच सकते हैं, क्या इसके लिए मैनेजमेंट टेक्निक होती है हमारे पास। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में भी बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज़ कर लें तो आपका ये टाइफाइड का मसला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज़ कर लें तो आइंदा इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है टाइफाइड का मसला नहीं होगा। और मैं आपको इसके होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ टाइफाइड से। टाइफाइड, जिसको हम आम जुबान में टाइफाइड फीवर कहते हैं, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिस बैक्टीरिया का नाम हमारे पास साल्मोनेला टाइफाई होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब भी हम स्टूल पास करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे स्टूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये स्टूल जो है गटरों के पानी के साथ मिक्स होके किसी तरह से जो है हमारे अगर कंटेमिनेशन हो जाए आम हमारे पीने वाले पानी में, या किसी भी तरह से ये हम कोई खाने पीने वाली अशिया है या कोई फल या फ्रूट वगैरह धो रहे हैं किसी गंदे पानी के साथ, तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये उस जो है खाने वाली चीज़ के साथ मिल जाता है। तो उसके बाद जब हम इसको खा लेते हैं तो ये हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है और ये हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है, इसके जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से जो है हमारे इंटेस्टाइन के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब होता इस तरह है कि ये जो बैक्टीरिया जब उधर जाके अटैच होता है तो ये उधर जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर देता है और इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। अगर इस इन्फेक्शन को ना रोका जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोलिफरेट करता जाता है और अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले जो है हमारे पास ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज करने के बाद अगर उसको डील ना किया जाए तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे पास अल्सर कॉज कर देता है। अल्सर कॉज होने के बाद अगर उसको भी डील ना किया जाए तो वहाँ पे हेमरेज हो जाता है, यानी कि ब्लड वगैरह जो है वो थोड़ा सा लीक आउट होना शुरू हो जाता है। ये जो बैक्टीरिया है ये उस इस स्टेज के अंदर जाके हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है और हमारे लिवर और स्प्लीन तक पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके ये अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देता है और उसके बाद ये हमारे जो है काफ़ी सारे बॉडी के ऑर्गन जिसमें गॉल ब्लैडर वगैरह शामिल है उनके अंदर जो है ये जो है चला जाता है और उधर जाके ये मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन जो है कॉज करना शुरू कर देता है। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि टाइफाइड को सबसे पहले हम डायग्नोज करें सबसे जल्दी, और उसके बाद इसका जो है इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है सबसे जल्दी से जल्दी जो है हम स्टार्ट कर दें। तो उसके अलावा ये जब हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है तो उसके बाद ये हमारे पास ये जो बैक्टीरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन भी रिलीज़ करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताऊंगा जिससे आप इसका डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या जो है उसको आम फीवर है। अब अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। उसके बाद पेशेंट की कंप्लेन होती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा अब्डोमिनल पेन यानी पेट में जो है ना हल्का हल्का दर्द है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हल्का सा पेशेंट को बुखार होता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुखार जो है बढ़ता जाता है और ये मुसलसल होता है पेशेंट को। और वो उसका एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, यानी अगर रात को हो रहा है तो रोज़ रात पेशेंट कहेगा कि शाम 7 बजे जो है उसको बुखार हो जाता है और सुबह उसको बुखार उतर जाता है। तो इस तरह के पेशेंट सिम्टम करे कंप्लेन आपको करेगा, और ये जो बुखार है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जो है 103 104 तक भी मैंने पेशेंट्स के अंदर देखा है कि ये बुखार जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जो है पेशेंट का चला जाता है। अब उसके बाद जो है ये हमारे पास हल्का सा हेडेक कॉज करता है, पेशेंट के सर में दर्द होता है और उसके बाद जो है पेशेंट दो कंप्लेन करता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि टाइफाइड फीवर के अंदर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको डायरिया यानी लूज मोशन लग गए हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो जाती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को लेके डील करेंगे इस डिजीज़ को। अब मैं अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी हाइजेनिक जो है हाइजीन जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। अपने हाथ जो है आपने अच्छे तरीके से वॉश करने हैं, टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के बाद अच्छे से हाथ धोएं। उसके बाद अगर आप फ्रूट्स वगैरह का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से धो लें। होता इस तरह है कि हमारे जो फ्रूट्स वगैरह है वो आमतौर पे रवाज यही है कि आम पानी के साथ हम धो लेते हैं। अब आपको भी पता है कि हमारे मुल्क की जो है सीवरेज की पाइपलाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाकिस किस्म की है,
तो इसके अंदर जो है ये पानी का जो सरकारी पानी है और वो जो सीवरेज का पानी है ये आपस में मिक्स अप हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया उस सीवरेज की पाइपों के साथ जो है हमारे साफ पानी के अंदर मिक्स होके हमारे फ्रूट्स की जो है लेयर के ऊपर जो है या छिलके के ऊपर जो है आके अटैच हो जाता है, और ये जिस तरह हम खाते हैं या आके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी चीज़ आप खाएं उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। उसके अलावा इसके लिए अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास एक तो साइन एंड सिम्टम्स हो गए, उसके अलावा एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसको हम टाइफाइड टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं हमारे सीरम के अंदर, और उससे हम पता चल जाता है कि टाइफाइड जो है पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ है, तो ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट के अंदर आपने करना ये है कि ज़्यादातर पेशेंट के अंदर डायरिया की कंप्लेन आती है, तो आपने कोशिश करनी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर आपने पीना है, पानी की कमी नहीं होने देनी, आपने हाइड्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है। उसके अलावा आपने जो डाइट, अब अगर डाइट प्लान की बात की जाए तो आपने हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन की डाइट जो है वो आपने यूज़ करनी है। और आपने जो है इसका एक टेक्निक है मैं आपको बताने लगा हूँ जिसके थ्रू आपने ये डाइट आपने लेनी है। कभी भी पेशेंट को आपने ये नहीं कहना कि जितनी आपको भूख लग रही है आप खा लें। पेशेंट इसमें कंप्लेन करता है कि उसको भूख नहीं लग रही, तो आपने इसका जो है ट्रीटमेंट वो ये करना है कि पेशेंट को जो है हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है थोड़ा थोड़ा उसको खाना देते जाना है। आपने एक ही दफ़ा जो है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खाने के लिए नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर इंटेस्टाइन जो है इफेक्ट होती है, तो ये पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस कर देगा। तो उसके बाद आपने पेशेंट को जो डाइट देनी है वो कोशिश करनी है बहुत ही ईजीली डाइजेस्टेबल हो, यानी कि आम जो है जिसके अंदर हमारे जो है ये बॉयल्ड राइस आ जाते हैं, उबले हुए चावल पेशेंट को दें। उसके अलावा जो है वेजिटेबल्स का यूज़ करें। कोशिश की जाए कि जो फ्रूट्स हैं उनका छिलका ना दिया जाए, छिलका उतार के दिया जाए। और जो चीज़ें डाइजेशन के अंदर मुश्किल करती हैं वो कोशिश की जाए पेशेंट को ना दी जाए। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनी अशिया का भी जो परहेज़ किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा बाउल सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और आपने जो है रॉ फ्रूट्स जो है यानी छिलका वगैरह जो है फ्रूट्स का वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे अच्छी जो इसके अंदर होम्योपैथी की रेमेडी है हमारे पास, वो है हमारे पास बैप्टीशिया टिंचर क्यू। बैप्टीशिया टिंचर क्यू के आपने 15 ड्रॉप्स जो है एक घूंट पानी के अंदर दिन में 4 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करने हैं। सबसे अच्छी जो टाइफाइड के लिए मेडिकेशन है वो हमारे पास यही है। उसके अलावा आपने एक्नेशिया क्यू इधर हमारे पास होगी जी, ये आप इसमें छोटी ले लीजिएगा, मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इतनी बड़ी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्नेशिया क्यू जो है आपने इसके जो है 15 ड्रॉप्स जो है एक घूंट पानी में दिन में 2 दफ़ा आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा ये 2 मेडिकेशन आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कुछ आपको और मेडिकेशन बता रहा हूँ जो कि आपने साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की कंडीशन जो है वो आपने यूज़ करने हैं, और उसका एक टाइम पीरियड भी बताऊंगा कि किस वक्त आपने वो यूज़ करानी बंद कर देनी है। जब भी हमारे पास टाइफाइड का फीवर होता है तो पेशेंट वीकनेस की बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है हमारे पास। उस वीकनेस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे पास चाइना क्यू एक आती है जी, चाइना क्यू। इसके आपने 10 से 12 ड्रॉप्स जो है एक घूंट पानी में दिन में 2 दफ़ा आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर दें। ये जो आपकी वीकनेस है ना इसके अंदर फीवर के बाद या टाइफाइड के दौरान, ये उसको जो है कॉम्पनसेट करेगी। और एक्नेशिया के जो है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई होगी ये उसको बहुत अच्छा डील करेगी। तो आपने जो है हमारे पास ये बप्टेशिया और एक्नेशिया ये तो आपने लाजमी यूज़ करनी है। उसके अलावा अगर पेशेंट, उसके अलावा जो है हमारे पास एक आती है नक्स वोमिका 200 CH पोटेंसी, नक्स वोमिका 200, क्योंकि पेशेंट के अंदर इसके अंदर पेशेंट की जो है बाउल सिस्टम इसके अंदर और इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है, तो आपने नक्स वोमिका 200 CH पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है एक चम्मच पानी के अंदर सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल करने हैं। इससे आपका इंटेस्टाइन का और बाउल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ये जो एक्नेशिया और चाइना ये आपने कंटिन्यूस नहीं देनी, आपने ये कुछ टाइम के लिए देनी और उसके बाद आपने इसको जो है स्टॉप कर देना जब आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होंगे। फिर आपके पास बचेंगी सिर्फ सिर्फ बैप्टीशिया और एक्नेशिया। इन 2 मेडिकेशन के साथ आपने जो अब यूज़ करनी है ये तकरीबन 1 हफ्ता अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके ये सिम्टम जो हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे बुखार वगैरह के। उसके बाद आपने जो है रक्स टॉक्स 200 जो है CH पोटेंसी का, इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सुबह इस्तेमाल करने हैं। और हमारे पास आर्सेनिकम एल्बम 200 CH पोटेंसी जो है इसके आपने 2 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी में शाम के वक्त इस्तेमाल करने हैं। और ये जो 2 मेडिकेशन है आपने एक्नेशिया के और बप्टेशिया के साथ कम अज़ कम 2 माह तक जो है पेशेंट को यूज़ करवाना है।
हमारे पास होगा ये कि जब आप ये पेशेंट को ये जो आपको मेडिकेशन बताई है ये यूज़ करवाएंगे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर उसका जो फीवर है वो टूट जाएगा। लेकिन इधर इधर आपने स्टॉप नहीं करना इसको, क्योंकि ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये जो है हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लेकिन उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो हमने इसको बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करना है। तो उसके लिए बैक्टीशिया का यूज़ करते हुए और एक्नेशिया केऊ का यूज़ करते हुए हमने इस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। तो आपने 2 माह तक, कम से कम 2 माह तक आपने एक्नेशिया और बैक्टीशिया केऊ का यूज़ करना है। उसके अलावा अब 2 सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या या डायरिया है, तो उसके लिए अगर पेशेंट को डायरिया है तो आपने उसके लिए पोडोफाइलम जो है 30 CH पोटेंसी के अंदर 2 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कराने हैं। और जब पेशेंट का डायरिया ठीक हो जाएगा तो आपने ये मेडिकेशन स्टॉप कर देनी है। उसके अलावा आपको एक कंप्लेन बताई थी कि पेशेंट कंप्लेन कुछ करेंगे कि उनको कॉन्स्टिपेशन का जो है मसला है। तो उस केस में आपने लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी के जो 2 ड्रॉप्स है वो आपने 1 चम्मच पानी में दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लें, तो उससे जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। तो टाइफाइड के लिए ये आपने को जो मेडिकेशन बताई है, अगर आप इसको यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह 2 से ढाई माह के अंदर आपका जो टाइफाइड है ये इंशाल्लाह नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके अलावा जब ये आपका नेगेटिव हो जाए तो आपने एक काम लाजमी करना है कि आपने जो है इस टाइफाइड की हमारे पास एक वैक्सीन आती है। कुछ बंदों का हमारे पास होता है इस तरह के इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है वीक होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम वो इन बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता। तो आपने जो है इसकी वैक्सीन जो है वो लाजमी करवा लेनी है। वो आपको ये एलोपैथिक जो है प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वहाँ से आपको इसकी जो है वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी। और वो कम से कम तकरीबन 2 से 3 साल तक जो है वो हमारे पास वैलिड होती है। यानी अगर एक दफ़ा आपको वैक्सीन लग गई है तो 2 से 3 साल तक आपको जो है टाइफाइड होने का कोई खदशा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले तमाम वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।